से बिलोंग कर रहा है, उसके एविडेंसेस है, उनके पास इंडियन पासपोर्ट होगा, तब उनके जो डिसेंडेंट है इंडिया के बाहर फॉरेनर्स, उनको आप क्या कहोगे? ओसीआई। तो मान लेते हैं कि आप इंडिया में थे, आपको फॉरेन में जॉब लग गई, आप अमेरिका चले गए और अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली। अब अगर आपके बच्चे होते वहां पे, तब आपके बच्चे क्या रहेंगे? ओसीआई रहेंगे। आप भी अमेरिकन सिटीजन, आपके बच्चे भी अमेरिकन सिटीजन, लेकिन आपका जो मूल वंश है वो इंडिया में पाया जाएगा, तो यू बिकम ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये फॉरेनर्स होते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन रेसिडेंट हियर, हम ओसीआई की बात नहीं करेंगे, ठीक है, उनको बीच में नहीं लाना। सो एनआरआईज जो होते हैं ना, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके लिए सेपरेट अकाउंट की क्या जरूरत है? सबसे पहला सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाई दिस पीपल नीडेड सेपरेट बैंक अकाउंट? इसका सिंपल आंसर है कि दिस पीपल ट्रांजैक्ट इन टू करेंसीज, मिनिमम टू करेंसीज, दो करेंसीज में ये व्यवहार कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि इंडिया है, इंडिया के अंदर जो करेंसी वो रुपीज है, फिर ये यूएस है, अमेरिका, अमेरिका के अंदर जो करेंसी वो डॉलर है। अगर कोई पर्सन अमेरिका में जा रहा है तो वो एनआरआई हो रहा है, जब वो एनआरआई हो रहा है तब वो पर्सन डॉलर और रुपी दो करेंसीज में डील करेगा। कैसे? अब ये एनआरआई पर्सन यूएसए में जाके सैलरी कमाएगा तो सैलरी डॉलर्स में आएगी, लेकिन जब ये पर्सन अपने माता पिता को मदद करने के लिए घर पे पैसा भेजेगा, रिमिट करेगा, तब ये डॉलर टू रुपी कन्वर्ट होगा ना, तो इंडिया में जब डॉलर भेजे जाएंगे तो वो कन्वर्ट होकर उनके माता पिता को रुपए में मिलेंगे। तो हियर इज टू करेंसीज यूज्ड। व्हाई? बिकॉज ये पर्सन एनआरआई हो गया ना। तो जब भी हम एनआरआई पर्सन की बात करेंगे तब दो करेंसीज बीच में आ जाती है, ट्रांजैक्शन, दो करेंसीज के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसीलिए इससे रिस्क जनरेट हो सकते हैं, और उन रिस्क को खत्म करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम एनआरआई के सेपरेट अकाउंट खोलते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट अकाउंट। तो कौन से अकाउंट है? नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट अकाउंट। तो बस इन्हीं अकाउंट के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। अगेन, जैसे एनआरआई की जरूरत उस हिसाब से ये अकाउंट बदलते भी जाएंगे, ठीक है, तो हम सारे अकाउंट्स के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट आर प्राइमरी फॉर द इंडियंस और Indian origin people living overseas. It is used by them to deposit their savings in Indian banks while staying outside the country. These accounts are also known as overseas account. तो इसके अंदर जो सबसे पहला अकाउंट है वो एनआरओ अकाउंट है, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट। अकाउंट कैसा है? रुपी अकाउंट, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट। अब ये जो एनआरओ अकाउंट है ये है क्या? मान लेते हैं कि एक पर्सन है जिसका नाम है विक्की। अभी जो विक्की है ये इंडिया में इंफोसिस में काम कर रहा है, ठीक है। अब ये इंफोसिस में काम कर रहा है। अब इंफोसिस कंपनी ने क्या किया, डेप्यूटेशन पे इंडिया में, हाँ यहां पे समझा दो, चलो ठीक है। ये पर्सन है विक्की, ये इंफोसिस में काम कर रहा है इंडिया में। इंफोसिस ने क्या किया, इस पर्सन को अमेरिका में, यूएसए में डेप्यूटेशन पे भेज दिया। अब 1 साल हो गया ये बंदा यूएसए में काम कर रहा है, तब 1 साल के मतलब 6 महीने के बाद इसको क्या कहेंगे? एनआरआई। सो दिस विक्की बिकम एनआरआई विक्की, ठीक है। अब यूएसए के अंदर ये चला गया। अब ये जब पर्सन इंफोसिस में काम कर रहा था तो इसका एक सेविंग्स अकाउंट था इंडिया में। उसी सेविंग्स अकाउंट के अंदर इंफोसिस से सैलरी भी आ रही थी। उसी सेविंग्स अकाउंट के अंदर ये भाई साहब ने शेयर खरीदे थे, तो शेयर से जो भी कमाया और डिविडेंड है वो भी आ रहा था। हाँ, उसी सेविंग्स अकाउंट के अंदर ये भाई साहब का एक पुराना फ्लैट था, एक खाली फ्लैट था, तो उस खाली फ्लैट को भाड़े पे चढ़ा दिया तो रेंट मिल रहा है। मतलब ये जो विक्की पर्सन है ना, इंडिया में सैलरी के अलावा शेयर मार्केट, रेंट, अलग अलग तरीके से भी पैसा कमा रहा है। और वो सारा पैसा, फिर वो सैलरी का हो, रेंट का हो, शेयर से डिविडेंड का, वो सारा पैसा सेविंग्स अकाउंट में जमा हो रहा है। एक सिंगल अकाउंट है भाई साहब का। अब ये भाई साहब इंडिया छोड़ के चले गए यूएसए,
तब इनका अकाउंट भी यूएसए चला जाएगा क्या? तो नहीं, तो इनका अकाउंट इंडिया में रहेगा। अब जब ये पर्सन विकी भाई साहब एनआरआई बन जाएंगे, तब इनके अकाउंट को बैंक के अंदर एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट किया जाएगा। ये खुद भी कर सकते हैं या फिर बैंक भी करेगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अब ये एनआरआई हो गए, तो एनआरआई पर्सन नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट यूज नहीं कर सकते, तो उनको एनआरओ अकाउंट ही यूज करना पड़ेगा वहां पे, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रूपी अकाउंट। अब जब एनआरओ अकाउंट किया तो इसके फीचर्स भी बदलेंगे, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स भी बदलेंगे, सर्विसेज ऑफर्ड बाय दिस अकाउंट वो सारी बदल जाएगी, है ना। अब जब पहले वो इंडिया में थे तो भाई साहब कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते थे, उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लग रहा था। तो इस तरीके से इंडिया में जब वो रह रहा था एज ए इंडियन, तब वो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट यूज कर सकता था। लेकिन अब वो एनआरआई पर्सन हो गया, तब वो उस अकाउंट को नॉर्मल तरीके से यूज नहीं कर सकता है, इसलिए उस अकाउंट को कन्वर्ट करना जरूरी था। तो उसको एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे, नॉट अदर अकाउंट, ओनली एनआरओ अकाउंट। अभी एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी फीचर्स क्या है एनआरओ अकाउंट के, ठीक है, तो यहां से समझते हैं। ठीक, अभी तक के समझ में आया ना कि एनआरओ अकाउंट क्या है। तो एनआरओ अकाउंट क्या है कि जब एनआरआई पर्सन कोई एक अकाउंट खोलेगा तो वो होगा एनआरओ अकाउंट। अब इस अकाउंट के अंदर क्या है, एनआरओ अकाउंट सर्विसेज all the individuals who reside outside of India. Any Indian resident who migrated abroad can move their account to this category. मतलब पर्सन खुद भी मूव कर सकता है। टर्म डिपॉजिट्स एंड सेविंग डिपॉजिट्स आर अलाउड। एनआरओ अकाउंट सेविंग्स में भी खुलेगा, लेकिन एफडी में भी ये एफडी और आरडी के फॉर्म, एफडी के फॉर्म में भी खुल सकता है। दीज अकाउंट्स आर टैक्सेबल इन इंडिया। अब इस अकाउंट के ऊपर क्या लगेगी? टैक्स लगेगी। दीज अकाउंट्स प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉन रिपेट्रिएबल, इंटरेस्ट अमाउंट कैन बी रिपेट्रिएबल। अब यहाँ पे ये रिपेट्रिएबल का कॉन्सेप्ट इसको मैं समझाता हूँ, लेकिन बाकी की चीजें समझते हैं। ये एनआरओ अकाउंट क्या है। अभी इस एग्जांपल के अंदर देखते हैं कि हमने ये जो एनआरओ अकाउंट खोला है, अब ये भाई साहब जब यूएसए में चले गए, तब यूएसए इंडिया की इंफोसिस की सैलरी नहीं है, इंफोसिस की जो सब्सिडरी होगी यूएसए में, हम उसको कहेंगे इंफोसिस यूएसए। तो इंफोसिस यूएसए अब उसको सैलरी करेगी। अभी इंफोसिस यूएसए डॉलर्स में सैलरी कर रही है, यहाँ पे रुपीज में हो रही थी। तब एनआरओ अकाउंट के अंदर ये भाई साहब की जो सैलरी आ रही है वो डॉलर्स में आ रही है। कौन सी करेंसीज में? डॉलर में आ रही है। अब सैलरी तो चेंज हो गई, लेकिन ये भाई साहब की ये जो इंडिया में शेयर होल्डिंग के जो डिविडेंड है, जो फ्लैट का जो रेंट है, क्या ये भी डॉलर में आएगा? अभी नहीं, ये तो कंटिन्यू करेगा रुपीज में। तो यहाँ पे रुपीज में भी पैसा आ रहा है, सॉरी, यहाँ पे रुपीज में भी पैसा आ रहा है। तो भाई साहब आप ये कह सकते हो कि एनआरओ अकाउंट ऐसा अकाउंट है जहां पे रुपया में भी आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, एज वेल एज डॉलर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। दैट मीन्स एनआरओ अकाउंट एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम बोथ कंट्रीज मतलब रेसिडेंट कंट्री, ये हो गई आपकी रेसिडेंट कंट्री, एंड डोमेस्टिक कंट्री या फिर होम कंट्री। सो दोनों कंट्री से एनआरओ अकाउंट के अंदर आप डिपॉजिट डाल सकते हो। यहाँ पे रुपीज भी डालोगे, डॉलर्स भी डालोगे। ओके, अब ये एनआरओ अकाउंट के अंदर दो करेंसी से पैसा डाला जा रहा है, तो बैलेंस कैसे दिखाएंगे, डॉलर में कि रुपये में? पर्सन तो एनआरआई है, तो ये अकाउंट कैसा है? ये रुपी अकाउंट है। मतलब यहाँ पे जो अल्टीमेट बैलेंस दिखेगा रुपया में दिखेगा। अब ये रुपया तो रुपया में ही दिखेगा, 10,000 रुपए डाले तो यहाँ पे 10,000 ही दिखेंगे। लेकिन ये जो डॉलर है इसको रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो एग्जिस्टिंग एक्सचेंज रेट जो होगा, मान लेते $10 डाले हैं, $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज, तो $10 के हो गए 500 रुपए। तब ये $10 डालने के बाद यहाँ पे डॉलर नहीं तो 500 रुपए ऐड किए जाएंगे, और ये 500 रुपए आपको दिखेंगे बैलेंस में। तभी आपका टोटल बैलेंस 1,500 रुपए दिखाई देगा आपको, है ना। टोटल बैलेंस रुपीज में ही दिखेगा, इसलिए हमने इसको रुपी अकाउंट कहा है। तो एनआरओ अकाउंट इज अ रुपी अकाउंट, ये रुपी डिनोमिनेटेड अकाउंट है। यहाँ पे जो भी बैलेंस दिखेगा अल्टीमेटली बैलेंस रुपया में ही दिखेगा, और ये जो बैलेंस है रुपया में जो बैलेंस दिखेगा वो एक्सचेंज होने के बाद दिखेगा। दैट मींस हियर इज एक्सचेंज रेट आल्सो। अब बहुत सारी टेक्निकल चीज आएगी गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट भी आ रहा है। तो एग्जांपल अभी थोड़ा सा खिचड़ के इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं हम लोग यहाँ पे।
सो एनआरआई अकाउंट क्या है? ये रुपये अकाउंट है, मतलब जो अल्टीमेट बैलेंस दिखेगा वो रुपया में दिखेगा। इसके अलावा एनआरओ अकाउंट क्या है? टैक्सेबल इन इंडिया, मतलब इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट अर्न होगा तो इंटरेस्ट के ऊपर भारत सरकार क्या लगाएगी? टैक्स लगाएगी। अब ये गड़बड़ है, क्यों? क्योंकि एनआरओ अकाउंट के अंदर बस भारत से पैसा आ रहा है क्या? तो नहीं, भारत के बाहर से भी तो पैसा आ रहा है। तो मैं अगर हमारा जो विक्की है एग्जांपल के अंदर, एनआरआई विक्की डॉलर में सैलरी डाल रहा है ना, वो भले ही कन्वर्ट हो जाए लेकिन डॉलर से पेश कर रहा है वहां पे। तो अमेरिका में जब वो सैलरी कमा रहा है तो अमेरिकन सरकार, यूएसए भी तो टैक्स लगा रही है। तो यूएसए ने टैक्स काट के हाथ में सैलरी दी भाई साहब के, विक्की के हाथ में। विकी ने वो जो टैक्स डिडक्टेड सैलरी है उसको डिपॉजिट किया। अब उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कमा रहा है उसके ऊपर भी भारत सरकार टैक्स लगा रही है। दैट मींस डबल टैक्स दिया जा रहा है। सेम इनकम के ऊपर 2 बार टैक्स लग रही है यहाँ पे। ओके, तो एक प्रॉब्लम है। सो दीज अकाउंट्स आर टैक्सेबल इन इंडिया, तो टैक्स लग रहा है इन अकाउंट्स के ऊपर। इन दिस अकाउंट प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉन रिपैट्रिएबल। अब ये चीज क्या है? रिपैट्रिएशन। ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज है। रिपैट्रिएशन, अब मैंने कहा था कि देयर इज अ होम कंट्री एंड देयर इज अ रेसिडेंट कंट्री। अब हमारा जो भाई साहब है विक्की, वो पहले होम कंट्री में काम कर रहा था, अब वो रेसिडेंट कंट्री में काम कर रहा है। विक्की एनआरआई, ठीक है। अब जब ये पर्सन एनआरआई में हो गया तब इनके पास जो अकाउंट है वो क्या बन गया? एनआरओ अकाउंट, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपया अकाउंट में कन्वर्ट किया गया। अब विक्की भाई साहब इंडिया अमेरिका के अंदर जो पैसे कमा रहे हैं वो डॉलर्स में कमा रहे, और डॉलर्स एनआरओ अकाउंट में डाली जा रही है। अब चलो वो डॉलर रुपये में कन्वर्ट हो रहे, बैलेंस रुपये में दिख रहा है, रुपये अकाउंट है तो। लेकिन जब भाई साहब पैसा डाल रहे तो भाई साहब पैसा निकालेंगे भी ना। अब एनआरओ अकाउंट तो आपकी होम कंट्री में होगा, आपकी ब्रांच में, है ना। अपने स्टेट बैंक ऑफ मुंबई में अकाउंट खोला है, आपका एनआरओ अकाउंट उसमें है, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हो? अब ये विकी भाई साहब क्या कर रहा है? ये विकी भाई साहब अमेरिका में बैठे बैठे एनआरओ अकाउंट से पैसा विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है। अब ये एनआरओ अकाउंट तो होम कंट्री में है ना, सो दैट मीन्स रेसिडेंट कंट्री से आप सॉरी होम कंट्री से आप रेसिडेंट कंट्री में पैसा विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो। जब यूएसए के अंदर पैसा विड्रॉ हो रहा है तो वो डॉलर्स में होगा, है ना। पैसा कैसे विड्रॉ होगा? डॉलर्स में। तो भारत सरकार को अमेरिका को डॉलर्स हैंड ओवर करने पड़ेंगे। जब विकी भाई साहब डॉलर्स विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली भारत सरकार अपने फॉरेक्स से डॉलर निकालेगा और यूएसए को ट्रांसफर करेगा। अब इस प्रोसेस को कहोगे रिपैट्रिएशन। ये प्रोसेस क्या है? रिपैट्रिएशन। व्हेन अ पर्सन इन अ रेसिडेंट कंट्री इज अलाउड टू विड्रॉ in the resident country from home country account is known as repatriation। तब आप रेसिडेंट कंट्री के अंदर जब आप यूएसए में बैठे बैठे इंडिया से पैसा निकालने की कोशिश करोगे तब आप कहोगे कि रिपैट्रिएशन हो रहा है। ओके, मैं फिर से एक बार कहता हूं कि जब यूएसए में बैठे बैठे आप इंडिया के किसी अकाउंट से पैसा विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो तब आप उस प्रोसेस को कहोगे रिपैट्रिएशन प्रोसेस। अब जो एनआरओ अकाउंट है उस एनआरओ अकाउंट के ऊपर रिपैट्रिएशन अलाउ नहीं किया जाता है। यहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को डिवाइड किया है। हम जनरली कहते हैं कि नो रिपैट्रिएशन इज अलाउड, क्योंकि इंटरेस्ट अमाउंट काफी मिनिमम होती है तो इसलिए उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर फॉर द सेफ साइड यू कैन से पार्शियल रिपैट्रिएशन। सो पार्शियल रिपैट्रिएशन इज अलाउड एंड पार्शियल रिपैट्रिएशन इज नॉट अलाउड। तो ये नॉट अलाउड क्यों है? ये बेसिक क्वेश्चन है हमारा। ये क्यों अलाउ नहीं कर रहे कि मैं अमेरिका में बैठे बैठे एनआरओ अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर सकता हूं लेकिन अमेरिका में बैठे बैठे एनआरओ अकाउंट से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकता हूं। तब ये कहा जा रहा है कि मुझे रिपैट्रिएशन अलाउ नहीं कर रहे। अब क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि रिपैट्रिएशन का मिसयूज हो सकता है। देयर कुड बी चांसेस ऑफ मिसयूज। अब ये कैसे होगा? अब मान लेते हैं एक एनआरओ अकाउंट है, एनआरओ अकाउंट से इंडिया से भी पैसा आ रहा है,
यूएसए से भी पैसा आ रहा है, ठीक है ना, डॉलर्स में, इंडिया से रुपीज में आ रहा है, सॉरी इंडिया से रुपीज में आ रहा है, तो दोनों तरीके से पैसे आ रहे हैं। अब ये बंदा जब यूएसए के अंदर पैसा विड्रॉ करने की कोशिश करेगा तो वो डॉलर से मांगेगा, है ना, लेकिन इस एनआरओ अकाउंट में ये इंडियन करेंसी भी तो है, तो ये इंडियन करेंसी यहाँ पे डिपॉजिट हो रही है, लेकिन जब इस करेंसी को विड्रॉ करेंगे तो वो डॉलर में विड्रॉ हो रही है, दैट मींस एक्सचेंज होके जा रही है। अब ये एक्सचेंज कौन करके देगा? ये आरबीआई करके देगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेक्स के थ्रू। मतलब हमारे फॉरेक्स में डॉलर्स कम हो रहे हैं ना, जैसे जैसे एनआरओ अकाउंट से पैसे विड्रॉ किए जाएंगे हमारे फॉरेक्स में हम देखेंगे कि गिरावट आ रही है। अब इस चीज का मिसयूज कैसे हो सकता है कि मान लो अमेरिका में कोई टेररिस्ट बैठा है, ठीक है, कोई माफिया बैठा है जिसको भारत से बदला लेना है, भारत को परेशान करना है, तो वो लोग क्या करेंगे, उनके जो भी इंडिया में पंटर होंगे, जो भी उनके साथी होंगे, उनको कहेंगे कि तुम एनआरओ अकाउंट में, एक एनआरओ अकाउंट खोलता हूं, तुम उस एनआरओ अकाउंट के अंदर धनाधन रुपया डाल दो और मैं क्या करूंगा, अमेरिका के अंदर उन पैसों को विड्रॉ कर लूंगा। जब अमेरिका में बैठा बैठा टेररिस्ट माफिया पर्सन अमेरिका में पैसा विड्रॉ करेगा तो डॉलर्स विड्रॉ होंगे और वो डॉलर्स आरबीआई को प्रोवाइड करने पड़ेंगे उसके फॉरेक्स से। मतलब ये जो साथी है इस टेररिस्ट के, वो इंडिया में रुपया डिपॉजिट कर रहे हैं, लेकिन ये जो टेररिस्ट है अमेरिका के अंदर बैठे बैठा वो डॉलर विड्रॉ कर रहा है। अब ऐसा लॉन्ग समय के लिए चलता गया तो हमारा फॉरेक्स तो गिर जाएगा ना, फॉरेक्स खत्म होने की संभावना है, दैट फॉरेक्स कुड बी मिसयूज्ड, ठीक है ना। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है ना कि जितने डॉलर डालेंगे उतने डॉलर रिसीव कर सकते हैं, नहीं, एनआरओ अकाउंट के अंदर जो बैलेंस है टोटल रुपीज में दिखेगा, तो आप जितना इसके अंदर पैसा है वो पैसा रिपैट्रिएट करने की कोशिश करोगे। अब उसमें डॉलर कौन सा रुपया कौन सा ये फाइंड आउट नहीं कर सकते ना, दैट्स व्हाई एनआरओ अकाउंट के ऊपर जो रिपैट्रिएशन है वो पार्शियली अलाउ नहीं किया गया है, मतलब पार्शियल रिपैट्रिएशन अलाउ है, पार्शियली अलाउ नहीं किया गया है। अब इंटरेस्ट जो है उसको रिसीव करने देते, मतलब मान लेते 10,000 रुपए यहाँ पे डिपॉजिट किए, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट मतलब 1,000 रुपए, तो 1,000 रुपए डॉलर्स में विड्रॉ किए जा सकते हैं, लेकिन ये जो 10,000 रुपए ये डॉलर्स में विड्रॉ नहीं होंगे। जब ये डॉलर्स में विड्रॉ नहीं हो रहे हम कहेंगे कि देर इज नो रिपैट्रिएशन। जब ये 1,000 रुपए सेम अकाउंट के ऊपर 1,000 रुपए विड्रॉ हो रहे तो हम कहेंगे कि देर इज अ पार्शियल रिपैट्रिएशन। ओके, तो दिस इज वेरी वेरी इसेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ रिपैट्रिएशन। तो रिपैट्रिएशन सिंपल लैंग्वेज में याद रखना, जब आप फॉरेन कंट्री के अंदर इंडियन कंट्रीज के बैंक अकाउंट से कुछ पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हो, ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हो, उसको आप कहोगे रिपैट्रिएशन। वो चीज क्या है? रिपैट्रिएशन। सो एनआरओ अकाउंट के ऊपर रिपैट्रिएशन फैसिलिटी अलाउ नहीं की जाती है, सो देयर इज नो रिपैट्रिएशन ऑन प्रिंसिपल अमाउंट एंड देयर इज अ रिपैट्रिएशन ऑन इंटरेस्ट अमाउंट। तो आप ये वर्ड सुनेंगे कि देयर इज अ पार्शियल रिपैट्रिएशन। पार्शियल रिपैट्रिएशन हो रहा है, तो दिस इज योर एनआरओ अकाउंट। ओके, अब इस एनआरओ अकाउंट में दो गड़बड़ियां है यहां पे। पहली गड़बड़ तो टैक्स की, कि इस अकाउंट के ऊपर टैक्स देना पड़ रहा है। अमेरिका में भी टैक्स दे रहा हूं, इंडिया में भी टैक्स दे रहा हूं, हर जगह पे टैक्स ही देता रहूंगा तो कमाऊंगा क्या, है ना। दूसरी प्रॉब्लम है रिपैट्रिएशन, कि अगर मैं अमेरिका से एनआरओ अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर सकता हूं तो मुझे अमेरिका में पैसा विड्रॉ करने की सुविधा मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही, मतलब ये तो घोर अन्याय है ना, तो इस अन्याय को रोकना चाहिए। तो इस अन्याय को रोकने के लिए बैंक वालों ने नया अकाउंट खोल दिया, दैट इज एक्सटर्नल अकाउंट, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, ऐसा ही एक्सटर्नल रुपी अकाउंट। नाउ व्हाट इज दिस नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट? अब हमारे प्रीवियस केस में हमने जो एग्जांपल देखा था उसके अंदर हमने ये देखा था कि यूएसए में बैठा हुआ इंसान विक्की हमारा, ये एनआरओ अकाउंट में जब पैसा डाल रहा है तो वो डॉलर्स में डाल रहा है लेकिन विड्रॉ नहीं कर पा रहा है, तो ये विक्की भाई साहब को क्या करना है, अपना पैसा विड्रॉ करना है, एनआरओ अकाउंट से तो नहीं हो सकता है। तो इसके लिए बैंक वालों ने एनआरई अकाउंट ऑफर कर दिया कि तुम एक काम करो, एनआरओ में मत डालो, यही पैसा एनआरई में डाल दो, जब आप एनआरई में डालोगे तब आप पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हो, इट्स योर चॉइस।
सो रिपेट्रिएशन, फुल रिपेट्रिएशन इज अलाउड ऑन एनआरई अकाउंट। दूसरी प्रॉब्लम थी कि एनआरओ अकाउंट में जो पैसा डाला उसके ऊपर भारत सरकार टैक्स लगा रही है। अब एनआरई अकाउंट के ऊपर नो टैक्स है, टैक्स नहीं लगेगा। तो हमारी जो विक्की भाई साहब की जो प्रॉब्लम थी एनआरओ अकाउंट से जुड़ी हुई, दोनों प्रॉब्लम्स एनआरई अकाउंट में सॉर्ट आउट की गई। दैट नो टैक्स इज लेविड ऑन द इनकम इंटरेस्ट अर्न ऑन दिस अकाउंट। सेकंड, रिपेट्रिएशन इज अलाउड। ठीक है, तो नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, अब इसके अंदर एक्सटर्नल किया है ना, इससे आप इन चीजों को याद रख सकते हो। बेसिक आप एक चीज क्या याद रखोगे आप, कि जो एनआरई अकाउंट है ना, वहां पे बस एक कंट्री से पैसा आएगा और वो है फॉरेन कंट्री। अगर आप यूएसए के अंदर एनआरआई हो तब आप यूएसए से डॉलर डालोगे, अगर आप जापान के अंदर हो तो जापानीज येन डालोगे। इसी तरीके से मतलब यहां से इंडिया से कोई भी अमाउंट डिपॉजिट नहीं होगी। एनआरओ अकाउंट में देखा था कि इंडिया और फॉरेन दोनों कंट्री से अमाउंट डिपॉजिट हो रही है, जबकि एनआरई अकाउंट के अंदर एक सिंगल कंट्री से ही पूरी की पूरी अमाउंट क्या की जा रही है, डिपॉजिट की जा रही है यहाँ पे। सो जो एनआरई अकाउंट है ना, वहां पे एक ही कंट्री से पैसा डिपॉजिट किया जाएगा, और वो एक कंट्री कैसी, फॉरेन। एक कंट्री कैसी है, फॉरेन, मतलब एक्सटर्नल कंट्री ना, दैट्स व्हाई दिस अकाउंट इज नोन एज एक्सटर्नल अकाउंट, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। अब ये जब नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट खुल रहा है, तब इस एक्सटर्नल अकाउंट के अंदर जो भी इनकम है वो फॉरेन कंट्री से आ रही है, जो भी इनकम है वो फॉरेन कंट्री से आ रही है। अब ये जो फॉरेन कंट्री से इनकम आ रही है तो डॉलर्स में आएगी, एग्जांपल यूएसए का ले रहा हूं मैं, तो डॉलर्स में आएगी। लेकिन एनआरई अकाउंट तो रुपया अकाउंट है ना, मतलब ये डॉलर टू रुपया में कन्वर्ट होगा, फिर बैलेंस आपका दिखेगा रुपी में, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रुपी डिनोमिनेटेड अकाउंट। तो एनआरओ अकाउंट की तरह ये भी कैसा है, एक रुपी डिनोमिनेटेड अकाउंट है। लेकिन एनआरओ अकाउंट से ये कैसे विरुद्ध कैसे अलग है, क्योंकि एनआरओ अकाउंट में इंडिया से भी पैसे आएंगे, यहां से बस यूएसए से ही पैसे आ रहे हैं। ये अकाउंट भी टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट फॉर्म में एक्सेप्ट किए जाते हैं। अगर आपको एनआरई अकाउंट खोलना है, आप एफडी के फॉर्म में भी खोलो और आप सेविंग्स अकाउंट के फॉर्म में भी खोल सकते हो। अगेन इसके ऊपर जो भी इनकम है वो टैक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि सारी इनकम फॉरेन कंट्री से, एक्सटर्नल कंट्री से आ रही है, तो एक्सटर्नल कंट्री ने लगाया टैक्स, अब हम क्यों भी लगाए, तो इसलिए नो टैक्स, इसके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। These account आर कंसिडर एज फुल्ली रिपेट्रिएबल, मतलब जितना भी पैसा, मान लो यहाँ पे $10 डाले गए, $1 बराबर ₹50, तो यहाँ पे बैलेंस दिखेगा आपका ₹500। अब ये पूरे के पूरे पैसे मैं यूएसए में विड्रॉ कर सकता हूं, तो इसको आप कहोगे फुल रिपेट्रिएशन। दिस इज योर फुल रिपेट्रिएशन। सो हम देख रहे हैं कि एनआरई अकाउंट के ऊपर फुल रिपेट्रिएशन, जबकि एनआरओ अकाउंट के ऊपर फुल रिपेट्रिएशन नहीं मिल रहा था आपको। तो दिस इज योर एनआरई अकाउंट। लेकिन यहाँ पे पहला सवाल कि मैं यूएसए में बैठे बैठे एनआरई अकाउंट को क्यों यूज कर रहा हूं। अब एनआरओ अकाउंट क्यों यूज कर रहा था, उसका आंसर सिंपल है, क्योंकि एनआरओ अकाउंट अगर मैं यूज नहीं करूंगा तो इंडिया से जो मुझे रेंट मिल रहा था उसको कहां पे रिसीव करूंगा, मैं तो यूएसए में हूं। अब यूएसए से फ्लाइट लेके इंडिया आऊंगा, बाय हैंड कैश में रेंट लूंगा, नहीं चलेगा। मेरा इंडिया में कोई रिश्तेदार भी नहीं है जिसके तरफ मैं वो कैश जमा कर सकता हूँ, आई एम वन एंड ओनली पर्सन। तो मैं एनआरओ अकाउंट के जरिए से ही उस रेंट को रिसीव करूंगा, एनआरओ अकाउंट के जरिए से ही उस डिविडेंड को रिसीव करूंगा। लेकिन अब मेरे पास इंडिया में कमाई करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मैं एनआरओ अकाउंट नहीं, मैंने एनआरई अकाउंट खोला। लेकिन एनआरई अकाउंट भी क्यों खोलना है, क्योंकि इंडिया में मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई बहन है, माई फैमिली इज देयर। तो मुझे अपनी फैमिली को पैसे देने हैं, तो अपने फैमिली को पैसा प्रोवाइड करने के लिए आई नीड एन अकाउंट विच दे कैन ऑल्सो ऑपरेट, वो उसको भी ऑपरेट कर, वो भी ऑपरेट कर सकते हैं, तो मैंने एनआरई अकाउंट खोला। अब ये जो एनआरई अकाउंट के अंदर मैं डॉलर डालूंगा तो मेरे फैमिली वाले रुपीज में उसको विड्रॉ कर लेंगे ना, सिंपल। तो मेरे फैमिली के पास भी खर्चे के लिए पैसे आ जाएंगे। तो दिस इज हाउ हम देख रहे हैं कि एनआरई अकाउंट का एक पर्टिकुलर यूज है। ओके, तो एनआरई अकाउंट खोला गया, एनआरई अकाउंट के ऊपर टैक्स नहीं लगता है,
एनआरई अकाउंट के ऊपर फुल रिपेट्रिएशन अलो किया जाता है, बट फिर भी एनआरई अकाउंट में एक मेजर फॉल्ट है, वो फॉल्ट है एक्सचेंज रेट रिस्क। फॉल्ट क्या है? वो एक्सचेंज रेट रिस्क। सो एनआरई अकाउंट के अंदर हम देख रहे हैं कि देयर इज अ एक्सचेंज रेट रिस्क, क्योंकि ये जो विक्की भाई साहब है ये यूएसए से पैसे डाल रहे हैं डॉलर्स में और रुपीज में कन्वर्ट होकर एनआरई अकाउंट में डाले जा रहे हैं, तो कन्वर्जन हो रहा है। अब जब इसी विक्की भाई साहब को पैसे विड्रॉ करने हैं, तो ये रुपी अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन डॉलर में विड्रॉ किए जाएंगे ना यूएसए में, तो फिर से एक्सचेंज हो रहे हैं, तो रुपी टू डॉलर एक्सचेंज हो रहे हैं। अब पहले डॉलर टू रुपी एक्सचेंज हुआ, अब रुपी टू डॉलर एक्सचेंज हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे दो बार इंटरेस्ट रेट एक्सचेंज रेट आया। अभी एक्सचेंज रेट खतरनाक भी हो सकता है, इसको आप कहोगे एक्सचेंज रेट रिस्क। अब इस चीज को समझाता हूँ कि क्या है ये। एक्सचेंज रेट रिस्क कि मान लो दो पर्सन है, पर्सन ए यूएसए के अंदर, पर्सन बी इंडिया के अंदर, ठीक है। अब पर्सन ए ने कुछ ट्रांजैक्शन किए, मान लेते इसने $10 ट्रांजैक्ट किए, चलो पर्सन बी नहीं रखते, एक बैंक रखते। ए ने क्या किया, $10 बैंक में डिपॉजिट कर दिए। अब यहाँ पे एक्सचेंज रेट आएगा, पहले इंडिया के अंदर बैंक है, सो व्हेन पर्सन ए डिपॉजिट मनी इनटू द इंडियन बैंक, तब एक्सचेंज किया जाएगा रुपी में, क्योंकि रुपी अकाउंट है। तब $1 इज इक्वल टू 50 अगर हम इस एक्सचेंज रेट को कंसिडर करेंगे, तब ये भाई साहब यहाँ पे 500 रुपए, 500 रुपीज क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। अब ये एक्सचेंज रेट है, मान लेते ये है 1 जनवरी। अब 2 जनवरी आ गई, 2 जनवरी को एक्सचेंज रेट बदल गए। अब $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज हो गए, $1 पर कितने हो गए, 60 रुपए। अब जब ये भाई साहब 2 जनवरी को पैसे विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो 500 रुपए में से ही विड्रॉ होंगे, तो $6 के हिसाब से 500 रुपए से कितने विड्रॉ होंगे, तो डिवाइडेड बाय 6 कर दो, तो आपके निकलेंगे तकरीबन 60 रुपए के हिसाब से 8.3 समथिंग, मतलब 8। यहाँ पे कितने लेंगे, आपके $8 विड्रॉ होंगे यहाँ पे, है ना, 8.3.33 ऐसा कैलकुलेशन आएगा आपका। आपने डिपॉजिट किए $10, लेकिन जब आप विड्रॉ कर रहे हो दूसरे दिन, तब आप $8 विड्रॉ कर रहे हो, मतलब आपका टोटल नुकसान यहाँ पे हो गया $2 का। नुकसान है ना ये, एक दिन पहले डिपॉजिट करते हो तो $10, लेकिन उसी पैसे को जब विड्रॉ करोगे तो $8। ये नुकसान क्यों हुआ, ड्यू टू द एक्सचेंज रेट। इसी को हम कहते हैं एक्सचेंज रेट रिस्क। ये क्या है, एक्सचेंज रेट रिस्क। और ये जो रिस्क है, ये हमारे एनआरई अकाउंट होल्डर भाई साहब को तो लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये भाई साहब डॉलर में डाल रहे हैं और रुपी में कन्वर्ट हो रहा है, फिर विड्रॉ करते समय रुपी से विड्रॉ कर रहे हैं और डॉलर में कन्वर्ट हो रहा है, तो डबल एक्सचेंज रेट है। तो इसके कारण ये एक्सचेंज रेट ये भाई साहब का काफी बड़ा नुकसान कर रहा है यूएसए के अंदर बैठे बैठे। तो हियर इज अ प्रॉब्लम विथ एनआरई अकाउंट। तो एनआरई अकाउंट के अंदर एक जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो है एक्सचेंज रेट रिस्क। सो एक्सचेंज रेट रिस्क इज द प्रॉब्लम इन एनआरई अकाउंट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट अकाउंट बना, दैट इज फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट, FCNRB, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक। एनआरई अकाउंट की प्रॉब्लम ये सॉल्व करके देगा आप, क्योंकि जब ये प्रॉब्लम लेके हमारे विक्की भाई साहब गए बैंक में, तो विक्की भाई साहब को बैंक वालों ने कहा कि डोंट वरी, आप एक काम करो, ये FCNR अकाउंट से आप काम कर सकते हो। अब ये अकाउंट क्या है,
These accounts are maintained in foreign currency. हमने जो अभी तक दो अकाउंट पढ़े, it's a NRO account, NRE account is a rupee account, NRO account is also a rupee account. दोनों कैसे हैं? रुपी अकाउंट है। अब ये जो दोनों रुपी अकाउंट है ना, लेकिन एफसीएनआर अकाउंट ये फॉरेन करेंसी में अकाउंट है। उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते कि जो यूएसए के अंदर पर्सन बैठा है और जो इंडिया के अंदर पर्सन बैठा है, सॉरी इंडिया के अंदर जो बैंक है, जब यूएसए से इंडियन बैंक के अंदर अकाउंट खोला जाएगा एफसीएनआर अकाउंट, तब यूएसए से डॉलर डाले जाएंगे और बैंक के अंदर डॉलर रिसीव किए जाएंगे, तो बैंक बैलेंस जो दिखाएगा वो डॉलर्स में दिखाएगा। आप $10 बैंक में डिपॉजिट करें तो आपका टोटल बैलेंस $10 दिखाई देगा। आप $100 बैंक में डिपॉजिट करो तो आपका टोटल बैलेंस $100 दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये फॉरेन करेंसी में अकाउंट मेंटेन किया जाता है, सारी फॉरेन करेंसीज में नहीं ओपन होता है ये जो अकाउंट है, दिस करेंसी आर एक्सेप्टेड एज यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, जापानीज येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर। तो यूएस के डॉलर, यूरो मतलब यूरोपियन यूनियन ईयू की करेंसी है, पाउंड स्टर्लिंग मतलब हमारे ऊपर जिन्होंने राज किया था 200 साल, यूके की करेंसी, जापानीज येन जापान की करेंसी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर। इन करेंसीज में आप एफसीएनआरबी अकाउंट खोल सकते हो। तो ये जो एफसीएनआरबी अकाउंट है ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये करेंसी को एक्सचेंज नहीं कर रहा है। यूएसए से डॉलर डाले जा रहे हैं, एफसीएनआर अकाउंट में डॉलर से बैलेंस दिख रहा है। तो जब करेंसी को एक्सचेंज नहीं करेंगे तो एनआरई अकाउंट में जो एक्सचेंज रेट रिस्क है वो भी तो नहीं होगा। देयर इज नो एक्सचेंज, दैट्स व्हाई देयर इज नो एक्सचेंज रेट रिस्क। तो इस तरीके से एफसीएनआर अकाउंट ने एक्सचेंज रेट रिस्क को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो ये एफसीएनआर अकाउंट ये फॉरेन करेंसी में मेंटेन किया जाता है। ओनली टर्म डिपॉजिट इज एक्सेप्टेड। अब ये सेविंग्स अकाउंट में नहीं खुलेगा, ये ओनली एफडी के फॉर्म में खुल सकता है, आपका टर्म डिपॉजिट में खुलेगा, आपका 3-5 साल की आपको एफडी करनी पड़ेगी। सच अकाउंट्स, सच डिपॉजिट्स आर नॉन टैक्सेबल इन इंडिया। मतलब एफसीएनआर अकाउंट के अंदर जो भी पैसा रखा जाएगा क्या उसके ऊपर टैक्स लगेगी? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, दे आर नॉन टैक्सेबल इन इंडिया। सच अकाउंट आर कंसिडर एज फुल्ली रिपैट्रिएबल आल्सो। मतलब इन अकाउंट्स का पैसा पूरा का पूरा आप यूएसए में विड्रॉ कर सकते हो, तो ये फुल्ली रिपैट्रिएबल है। एनआरई अकाउंट की तरह ये भी कैसा है? फुल्ली रिपैट्रिएबल। एनआरई अकाउंट की तरह ये भी कैसा है? नॉन टैक्सेबल अकाउंट है। ठीक है, लेकिन अनलाइक एनआरई अकाउंट ये बस टर्म डिपॉजिट में खुलता है। अनलाइक एनआरई अकाउंट ये रुपी अकाउंट नहीं है, ये फॉरेन करेंसी अकाउंट है। तो ये है आपका एफसीएनआर अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट। तो भाई साहब आपके पास एक कारण था कि आपने एनआरई अकाउंट खोला क्योंकि इंडिया में आपकी एक फैमिली है, उस फैमिली को आपको फंडिंग करनी है। लेकिन अब आपकी वो फैमिली आपके साथ यूएसए में शिफ्ट हो गई, इंडिया में कोई नहीं है आपका, तो आप उस अकाउंट को क्यों कंसिडर करोगे? वो एक्सचेंज रेट भी क्यों कैरी करोगे? नहीं करोगे आप, अब कोई नहीं हो वहां पे। तो आपने क्या किया? वो अकाउंट बंद कर दिया, उसकी जगह पे आपने एफसीएनआर अकाउंट खोल दिया। बिकॉज आपका अब कोई इंडिया में है ही नहीं, तो इंडिया में पैसा, इंडियन करेंसी में पैसा डिपॉजिट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई तुच्छ नहीं बनता है वहां पे। तो इसलिए एनआरआई पर्सन ने अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग अकाउंट खोल दिए। तो दीज आर 3 डिफरेंट एनआरआई अकाउंट्स। सो गाइस अभी तक हमने ये 3 अलग अलग तरीके के एनआरआई अकाउंट को देखा है। इसके अंदर हमने सबसे पहले जो देखा था वो एनआरओ अकाउंट देखा था। ये जो एनआरओ अकाउंट है ये है क्या बेसिकली? तो एनआरओ अकाउंट मतलब ऐसा अकाउंट है जहां पे इंडिया एंड फॉरेन कंट्री दोनों कंट्री से पैसा डाला जाएगा। अब जब दोनों कंट्री से पैसा डाला जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे दो करेंसीज का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन फिर भी जो बैलेंस है वो रुपीज में दिखाई देगा। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज रुपी अकाउंट। इस अकाउंट के ऊपर भारत सरकार टैक्स भी लगाएगी और इस अकाउंट का पैसा अमेरिका के अंदर आप पूरा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, मतलब दे आर नॉन रिपैट्रिएबल अकाउंट। ठीक है, अब आपने इस अकाउंट को क्यों यूज किया? क्योंकि आपके पास इंडिया से भी कुछ इनकम थी ना, उस इनकम को कलेक्ट करने के लिए आपने एनआरओ अकाउंट का सहारा लिया। अब आपके पास इंडिया में कोई इनकम नहीं है, लेकिन इंडिया में एक फैमिली है जिस फैमिली को आपको फंडिंग प्रोवाइड करनी है, तब आपने एक्सटर्नल अकाउंट को खोलना पसंद किया। अब एक्सटर्नल अकाउंट के अंदर आपके साथ हुआ क्या?
कि एक्सटर्नल अकाउंट के अंदर इंडिया से आपके पास तो कोई इनकम नहीं थी, लेकिन एक्सटर्नल अकाउंट के अंदर सारी की सारी इनकम आप फॉरेन करेंसी से डाल रहे हो। अब ये पैसा आप फॉरेन करेंसी से डाल रहे हो, वो कन्वर्ट हो रहा है रुपी में इस अकाउंट के अंदर, और रुपी में कन्वर्ट होने के बाद बैलेंस रुपी में दिख रहा है। अब आप ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि इंडिया के अंदर आपकी जो फैमिली है, आप उस फैमिली को भी इस अकाउंट का एक्सेस दे रहे हो वहां से। दैट्स व्हाई एनआरई अकाउंट को खोला गया। अब ये एनआरई अकाउंट के अंदर सारी अमाउंट बाहर से आ रही है, तो भारत सरकार बोल रही है बाहर का पैसा तो हम क्यों टैक्स लगा, तो भारत सरकार टैक्स नहीं लगा रही। दूसरा, इस अकाउंट के अंदर जो भी पैसा आ रहा है वो बाहर से आ रहा है। अब बाहर से पैसा आ रहा है और बाहर के बाहर निकाल ले रहे, तो हमको क्या लेना देना है, तो निकाल लो बाहर से। उल्टा, जो बाहर से पैसा डिपॉजिट कर रहा है उस डिपॉजिटर को एक्सचेंज रेट रिस्क से गुजरना पड़ेगा। तो इंडिया को कोई नुकसान नहीं है, इसलिए इंडिया बोल रहा है कि फुल रिपेट्रिएशन अलो कर देते हम इसके ऊपर। एनआरओ अकाउंट के ऊपर फुल रिपेट्रिएशन अलो कर देंगे तो इंडियन रूपी गॉट कन्वर्टेड इनटू द अमेरिकन डॉलर्स। तो इसके कारण हमारे फॉरेक्स के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। तो इसलिए एक्सटर्नल रुपया सॉरी एनआरओ अकाउंट के ऊपर रिपेट्रिएशन अलो नहीं है, जबकि एनआरई अकाउंट के ऊपर रिपेट्रिएशन अलो कर देते हैं। लेकिन एनआरई अकाउंट के अंदर एक्सचेंज रेट के कारण डिपॉजिटर का नुकसान हो रहा है, तो बैंक वालों ने कहा कि तुम एफसीएनआर अकाउंट खोल दो, यहाँ पे करेंसी को एक्सचेंज नहीं करेंगे। जब करेंसी एक्सचेंज नहीं होगी तो देयर इज नो एक्सचेंज रेट रिस्क, और आप भी खुश हम भी खुश। दैट्स हाउ फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट को खोला जाता है। अब ये एफसीएनआर जो अकाउंट होते हैं वो एफसीएनआर अकाउंट बस फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में खोले जाते हैं। दे आर नॉन टैक्सेबल एंड फुल्ली रिपेट्रिएबल आल्सो। दे maintained in foreign currency. So this is about your FCNR account. Sorry guys. Okay. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पास। सो गाइस, अभी तक हमने अलग अलग टाइप के अकाउंट को पढ़े। जैसे हमने पढ़ा सेविंग्स अकाउंट, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, हमने पढ़ा टर्म डिपॉजिट अकाउंट, हमने पढ़ा एनआरआई डिपॉजिट अकाउंट। नेक्स्ट इज अदर टाइप ऑफ अकाउंट। अब ये अदर टाइप के अंदर सारी मिली भगत मिलेगी हमको, सारी खिचड़ी मिलेगी। इसके अंदर के जो भी अकाउंट है ना, उनमें ज्यादा फीचर्स नहीं है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को समझ लो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो नॉर्मल नॉर्मल से अकाउंट है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे इनमें सबसे पहला अकाउंट होता है डीमैट अकाउंट, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी शेयर ट्रेडिंग की होगी, इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट के अंदर, या फिर आपने खुद ने की होगी, या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर, रिश्तेदार, भाई, दोस्त, किसी ना किसी ने की होगी। और आपने देखा होगा कि जब वो शेयर के अंदर ट्रेडिंग करते तब उनको एक स्पेसिफिक टाइप का अकाउंट लगता है, उसको आप डीमैट अकाउंट कहते हैं। डीमैट का फुल फॉर्म होता है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। व्हाट डू मीन बाय डीमटेरियलाइज्ड? कि जब आप शेयर को खरीदते हो, आप इन्वेस्टर हो, आपने एक शेयर खरीदा, तो पुराने जमाने में, मतलब कुछ सालों पहले क्या होता था, ये शेयर एक फिजिकल फॉर्म में एक सर्टिफिकेट मिलता था, जैसे आपका डिग्री सर्टिफिकेट है या फिर कोई ना कोई सर्टिफिकेट होता है पेपर के फॉर्म में, उसी तरीके से शेयर सर्टिफिकेट मिलता था जो आपके घर 2-3 दिन में आ जाता था। तो वो फिजिकल फॉर्म में होते थे। लेकिन अभी जमाना बदल गया है, नाउ इट्स एज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के आधार पे हम शेयर की ट्रेडिंग करते हैं। सो दैट्स व्हाई अब जो शेयर सर्टिफिकेट मिलते हैं ना, वो हमको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, एक डिजिटल फॉर्म में मिलते हैं। जैसे कि आपने किसी पेपर को पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया स्कैन करके, तो जो आप पीडीएफ ले रहे हो तो वो डिजिटल फॉर्म में, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। तो वो क्या हो गया, वो जब आप पीडीएफ की बात करें तो इट्स अ डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। आपके पास जो फिजिकल डॉक्यूमेंट था, मान लेते जैसे आपकी मार्कशीट, आपने अपनी मार्कशीट को स्कैन किया, पीडीएफ में कन्वर्ट किया, तब आपके पास जो मार्कशीट थी वो फिजिकल फॉर्म में है, लेकिन आपने उसी मार्कशीट की जो पीडीएफ बनाई वो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में। सो जब शेयर्स डिजिटल फॉर्म में इशू किए जा रहे हैं, तब ऐसा एक अकाउंट होना चाहिए जिस अकाउंट के अंदर उन शेयर को आप स्टोर कर सकते हो, उस अकाउंट को आप डीमैट अकाउंट कहते हो। सो डीमैट अकाउंट प्राइमरली यूज फॉर शेयर ट्रांजैक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। जो भी शेयर है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांजैक्ट करने के लिए यूज में लाए जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डीमैट अकाउंट से मनी ट्रांसफर नहीं करते हम, मनी ट्रांजैक्शन नहीं करते, नो मनी ट्रांजैक्शन। तो यहां से बस शेयर्स के ट्रांजैक्शन करते, मतलब शेयर्स रिसीव करना, शेयर्स रिलीज करना, यही ट्रांजैक्शन इसके अंदर होगी।
आपके पास अगर एक डीमैट अकाउंट है तो यू नीड टू लिंक योर सेविंग्स अकाउंट विद द डीमैट अकाउंट, क्योंकि डीमैट अकाउंट के अंदर जो शेयर्स है उन शेयर के ऊपर जो डिविडेंड है वो आपके सेविंग्स अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाएगा। तो आपके डीमैट अकाउंट के साथ आपको सेविंग्स अकाउंट लिंक करना पड़ेगा। दैट्स हाउ दिस ट्रांजैक्शन इज गोइंग टू हैपन। नाउ who is going to help you to open this account? So there are few intermediaries, जैसे बैंक भी आपको डीमैट अकाउंट खोल के दे सकती है, नहीं बैंक तो एक एनबीएफसी भी आपको खोल के दे सकती है, नहीं एनबीएफसी तो एक रजिस्टर्ड ब्रोकर वो भी आपको डीमैट अकाउंट खोल के दे सकता है, रजिस्टर्ड ब्रोकर। सो दिस इज योर डीमैट अकाउंट, डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। तो याद रखना गाइस, जब आप शेयर ट्रेडिंग की बात करते हो, शेयर ट्रेडिंग में जिस तरीके का स्पेशलिस्ट अकाउंट यूज होता है वो है डीमैट अकाउंट। नेक्स्ट इज जिल्ट अकाउंट। जिल्ट, जिल्ट मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि बॉन्ड्स होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जब कैपिटल मार्केट पढ़ा था तब मैंने आपको बॉन्ड समझा था। बॉन्ड्स आर डेट सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट। डेट सिक्योरिटीज। बॉन्ड कौन बना सकता है? तो प्राइवेट लोग भी बना सकते हैं, उसको आप प्राइवेट बॉन्ड कहोगे। गवर्नमेंट भी बना सकते हैं, आप उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी कि जिल्ट भी कह सकते हो। इसको सॉवरिन बॉन्ड भी कहा जाता है, तो अलग अलग नाम है लेकिन मीनिंग एक ही है। आप कहो सॉवरिन बॉन्ड, आप कहो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आप कहो जिल्ट सिक्योरिटी, एक ही चीज है। So what is JILT? I'm talking about government securities only. No private securities. Only government securities. No private securities. We are talking about government securities. These are used to hold government securities and treasury bills in demat form. तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डीमैटेराइज अकाउंट देखा था ना, ये भी उसी का भाई है। लेकिन डीमैट अकाउंट के अंदर हम शेयर स्टोर कर रहे हैं, तो जिल्ट अकाउंट के अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म, मतलब अगेन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। So whenever you store your government security या फिर treasury bills in electronic form, you need an account. That account is known as jilt account. These are maintained and held by investor with the primary dealers. जिल्ट अकाउंट कौन ओपन करके देता है? जिल्ट अकाउंट आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपन करके देती है। तो आपको आरबीआई के पास एप्लीकेशन करना पड़ेगा। आरबीआई के पास एप्लीकेशन करने के बाद आरबीआई आपको एक जिल्ट अकाउंट ओपन करके देगी। उसी जिल्ट अकाउंट के अंदर आप जो भी ट्रेजरी बिल खरीद रहे हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रहे हो, उनको स्टोर करके रख सकते हो। तो दिस इज योर जिल्ट अकाउंट। नेक्स्ट इज एस्क्रो अकाउंट। It is used for transaction between two parties where temporary pass through an account is held by third party. सिंपल एग्जांपल से समझा तो ये चीज थोड़ा सा डेलिकेट कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इस डेफिनेशन के अंदर कुछ वर्ड है, जैसे टेम्पररी अकाउंट है, थर्ड पार्टी होल्ड करता है। अब एक बिजनेस है, ये बिजनेस है, ये फ्लावर का बिजनेस है, ठीक है। ये फ्लावर ट्रेडर है, ये बायर है। अब ये फ्लावर देगा और ये मनी देगा, इसी तरीके से ट्रांजैक्शन है। अब दोनों ट्रांजैक्शन के अंदर एक चीज की कमी है, वो है भरोसा। भरोसा यहाँ पे कम है। क्यों? क्योंकि फ्लावर जब डिलीवर किए जाएंगे तब ट्रेडर पूरा पैसा देगा कि, सॉरी, ये बायर पूरा पैसा देगा कि नहीं देगा ये पता नहीं है, या फिर बायर ने पूरे अपफ्रंट पैसे दे दिए तो फ्लावर वाला सही क्वालिटी के फ्लावर सही क्वांटिटी में देगा कि नहीं देगा, ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एस्क्रो अकाउंट करके देगा। तो हियर इज द एस्क्रो अकाउंट। अब ये टेम्पररी पीरियड के लिए एस्क्रो अकाउंट खोला जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेगा? बायर अपनी अमाउंट रख देगा। मान लेते हैं बायर 10 लाख रुपए दे रहा है, 10 lakh rupees which is going to be paid by buyer to the flower ट्रेडर। तो 10 लाख रुपए एस्क्रो अकाउंट में रखे जाएंगे। अब टेम्पररी अकाउंट है तो मान लेते हैं हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक थर्ड पार्टी जिसने ये होल्ड किया है, ना फ्लावर ट्रेडर ना बायर, दोनों में से कोई नहीं, तो एसबीआई इसको होल्ड करेगी। बायर ने क्या कर दिया? 10 लाख रुपए डाल दिए इसके अंदर। अब फ्लावर ट्रेडर क्या करेगा? फ्लावर ट्रेडर अपनी डिलीवरी करेगा।
जैसी डिलीवरी मिलती है वैसी एस्क्रो अकाउंट से पूरा पैसा ट्रांसफर किया जाएगा फ्लावर ट्रेडर को। अब इसके अंदर जो फ्लावर की डिलीवरी मिल रही है वो सही क्वालिटी में मिली है, सही क्वांटिटी में मिली है, तब एस्क्रो अकाउंट से पैसा रिलीज किया जाएगा, तभी पैसा रिलीज किया जाएगा, अनलेस नहीं। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर हुआ क्या कि इस ट्रांजैक्शन को इफिशिएंटली कंडक्ट करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने टेम्पररी बेसिस पे एक अकाउंट खोला है, वो है एस्क्रो अकाउंट। तो एसबीआई एक थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी होल्ड करती है टेम्पररी के काम के लिए कि ट्रांजैक्शन खत्म, अकाउंट खत्म, ठीक है। तो एक टेम्पररी पास थ्रू अकाउंट है, ओके। तो दिस इज योर एस्क्रो अकाउंट। उसके अलावा और भी अकाउंट है, जैसे नॉस्ट्रो अकाउंट, वॉस्ट्रो अकाउंट एंड लोरो अकाउंट, ठीक है गाइस। तो समझते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट क्या है। दीज आर अकाउंट हेल्ड इन फॉरेन बैंक्स बाय इंडियन बैंक्स। तो फॉरेन बैंक मतलब जैसे बैंक ऑफ अमेरिका यूएसए के अंदर, इंडियन बैंक मतलब पीएनबी इंडिया के अंदर। जब पंजाब नेशनल बैंक बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर एक अकाउंट खोलेगी और वो अकाउंट यूएस डॉलर में ऑपरेट किया जाएगा, अमेरिका के अंदर खुल रहा है और यूएस डॉलर में खुल रहा है, तब हम कहेंगे कि वो नॉस्ट्रो अकाउंट है। ओके, सिंपल। नॉस्ट्रो, नॉस्ट्रो मीन्स अवर्स, नॉस्ट्रो मीन्स अवर्स। तो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक के जो मैनेजर है वो मैनेजर बैंक ऑफ अमेरिका के मैनेजर को फोन करके बोलेंगे दैट अवर्स अकाउंट इन योर बैंक। अवर्स अकाउंट की बात कर रहे हैं ना ये, तो नॉस्ट्रो अकाउंट की बात कर रही है। तो पंजाब नेशनल बैंक जब बैंक ऑफ अमेरिका में एक अकाउंट खोलेंगे और वो अकाउंट फॉरेन करेंसी मतलब डॉलर्स में होगा, तब हम क्या कहेंगे, वो नॉस्ट्रो अकाउंट है। तब जब नॉस्ट्रो अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो वो सारे ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में ही होंगे, वो इंडियन करेंसी में नहीं होंगे। सारे के सारे ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में ही हेल्ड के ऑपरेट किए जाएंगे, वो है नॉस्ट्रो अकाउंट। उसी तरीके से बनता है वॉस्ट्रो अकाउंट। व्हाट इज वॉस्ट्रो? वॉस्ट्रो अकाउंट इज मेंटेन एंड हेल्ड इन इंडिया इन इंडियन रुपीज बाय अ फॉरेन बैंक। उसी एग्जांपल को उल्टा करते हैं, प्रीवियस एग्जांपल को। बैंक ऑफ अमेरिका यूएसए के अंदर, अब इन भाई साहब ने, इन मैनेजर ने क्या किया, इंडिया के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक अकाउंट खोल दिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो अकाउंट खुल रहा है वो रुपीज में खुलेगा, इंडियन रुपीज में। नॉस्ट्रो के अंदर यूएसए में डॉलर में अकाउंट खोला था, वॉस्ट्रो के अंदर इंडिया में रुपी में अकाउंट खोला गया है। तो मतलब वॉस्ट्रो अकाउंट से जो भी ट्रांसफर होगी वो रुपीज में ही ट्रांसफर होंगे, वो डॉलर्स में नहीं होगी। भले ही अमेरिका इंडिया में करे कि इंडिया अमेरिका में करे, अगर वॉस्ट्रो अकाउंट से ट्रांसफर हुए तो वो ओनली रुपीज में ही डील किए जाएंगे वहां। सो दैट इज हाउ आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर दैट वी यूज वॉस्ट्रो अकाउंट इन रुपी ट्रेड डील विथ रशिया, क्योंकि इसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन है रुपया में हो गया, और रुपया तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है। तो वेनेवर वी यूज वॉस्ट्रो अकाउंट इन रशिया फॉर रशियाज पेमेंट, तब हम रुपया में पेमेंट कर रहे हैं वहां पे, और रशिया में वो पेमेंट पहुंच जा रही है। तो हमको हमारा फॉरेक्स यूज करने की जरूरत नहीं है, हम बिना फॉरेक्स को यूज किए फॉरेन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये जो कारनामा है ये वॉस्ट्रो अकाउंट के थ्रू ही पॉसिबल है। So basically, Vostro account help India to buy foreign things or to import things from foreign countries by using domestic currency. अगर भारत सरकार को किसी फॉरेन करेंसी में ट्रांसफर करना है तो दे विल यूज नॉस्ट्रो अकाउंट। तो वो कौन सा यूज करेंगे? नॉस्ट्रो अकाउंट। तो हियर इज द नॉस्ट्रो एंड एज वेल एज वॉस्ट्रो अकाउंट। इसके अलावा जो लास्ट अकाउंट है वो है लोरो अकाउंट। लोरो मतलब ये अगेन थर्ड पार्टी अकाउंट होता है। अब हमारा एग्जांपल है जैसे इंडिया एंड यूएसए। इंडिया के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यूएसए के अंदर बैंक ऑफ अमेरिका है। इंडिया के अंदर एक तीसरी बैंक ऐड करते हैं हम, पंजाब नेशनल बैंक, इस एग्जांपल में। अब क्या है कि पंजाब नेशनल बैंक एक छोटी बैंक है, इसको फॉरेन करेंसी में ट्रेड करने की अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी इसको फॉरेन करेंसी में ट्रेड करना है। तो फॉरेन करेंसी में ट्रेड करना है तो इट विल रिक्वायर नॉस्ट्रो अकाउंट, लेकिन अनुमति नहीं है, बैंक की ब्रांच छोटी। तो पंजाब नेशनल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अप्रोच करेगी।
कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास तो अथॉरिटी है कि वो फॉरेन करेंसी में डील कर सकती है, तो पंजाब नेशनल बैंक जाएगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास रिक्वेस्ट लेके कि भाई तुम लोग बैंक ऑफ अमेरिका में एक नॉस्ट्रो अकाउंट खोल के दो हमारे लिए। तो पंजाब नेशनल बैंक क्या रिक्वेस्ट कर रही है कि तुम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि भाई तुम लोग हमारे लिए बैंक ऑफ अमेरिका में एक नॉस्ट्रो अकाउंट खोल के दो, मेहरबानी हो जाएगी। तब जब अकाउंट खोला जाएगा तो वो अकाउंट होगा लोरो अकाउंट। So such account used for two banks making transaction where third bank hold an account, है ना। तो ये जो अकाउंट है बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर अकाउंट खोला गया है, बैंक ऑफ अमेरिका क्या देखेगी कि ये जो अकाउंट है ये लोरो अकाउंट है। लोरो अकाउंट क्यों है? क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खोला है लेकिन खुद के लिए नहीं, पंजाब नेशनल बैंक के लिए खोला है। तो लोरो का मीन्स होता है देयर्स। तो बैंक ऑफ अमेरिका का मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर को फोन करके बोलेगा कि देयर्स अकाउंट इन अवर बैंक, कि उनका पंजाब नेशनल बैंक का मतलब उनका अकाउंट है हमारे पास, तो देयर्स। So this is your Loro account. So if Punjab National Bank want to do some transaction with the Bank of America in dollars, but they don't have account with the Bank of America. On the other hand, State Bank of India has an account with the Bank of America in the US dollar, मतलब nostro account. ठीक है? State Bank of India makes a transaction in the Bank of America in US dollar on behalf of Punjab National Bank. तो ये किसी थर्ड पार्टी के बिहाफ में अकाउंट होता है। ठीक है? In such case, State Bank of India, State Bank of in SBI, this account is known as Nostro account, and Punjab National Bank is it's known as Loro account. Understood? So this is your Loro account. तो गाइस समय की कमी के कारण मैंने ये जो लास्ट के अकाउंट है इनको थोड़ा सा जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन किया है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इन चीजों को एक डिटेल एग्जांपल के साथ थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।